गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और हम पढ़ रहे हैं राजपूत काल के दौरान समाज को, संस्कृति को, सभ्यता को, जिसके अंतर्गत हमने समाज के बारे में और धर्म के बारे में पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है राजपूत काल में कला। राजपूत काल में कला। तो राजपूत काल में कला के क्षेत्र में हुई अद्भुत प्रगति देखी जा सकती है, क्योंकि उस समय में भवन निर्माण कला, चित्रकला और मूर्ति कला के अद्भुत उदाहरण उस समय के हम देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम भवन निर्माण कला की। भवन निर्माण कला। राजपूत काल में भवन निर्माण कला एक अद्भुत और उत्कृष्ट कला नमूने के रूप में, उस समय के रूप में रहा है, जिसमें भवन निर्माण की कला एक अत्यंत और अद्भुत प्रतिभाशाली थी, जिसमें राजपूतों के द्वारा बनवाए गए बहुत सारे दुर्ग, जिसमें हम चित्तौड़ का दुर्ग कह सकते हैं, रणथंभौर का दुर्ग कह सकते हैं, और बहुत सारे किले या महल जो उस समय पे बनवाए गए थे, चाहे वो जोधपुर का महल था, चाहे जयपुर का महल था, राजस्थान के और उदयपुर के किलों की हम बात करें या महलों की हम बात करें, तो वो उस समय के भवन निर्माण कला को दर्शाते हैं। भवन निर्माण कला में एक विशेष शैली का जन्म हुआ था, जो नागर शैली के रूप में फेमस है। नागर शैली जिसको कहते हैं, इसकी कुछ एक विशेषताएं रही हैं। नागर शैली में राजपूत काल के दौरान बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया है, जिसमें हम बात कर सकते हैं इस शैली की विशेषता में कि क्या विशेषता रही थी। मंदिर बनाए जाते थे, जैसे सबसे पहले मंदिर का जो मुख्य हिस्सा था उसको कहते थे गर्भगृह। गर्भगृह उसे कहते थे जो मंदिर का मुख्य हिस्सा होता था, और गर्भगृह और मंडप के बीच का जो हिस्सा होता था उसे कहते थे अंतराल। और अंतराल वो और बीच में एक और हिस्सा होता था जो अर्ध मंडप कहलाता था। वो जो है मंदिर में प्रवेश द्वार के सामने बनी हुई ड्योढ़ी को कहते थे अर्ध मंडप। और इसी तरह से मंडप की हम बात करें, मंडप मंदिर के बीच में बना हुआ एक गोलाकार या गुंबदनुमा एरिया होता था, जिसमें जनता या फिर श्रद्धालुगण ठहरते थे, उनके ठहरने के लिए होता था। इसमें मुख्य हिस्सा ये गर्भगृह का होता था। गर्भगृह में प्रतिष्ठित देवी देवता की मूर्ति को वहां पे प्रतिष्ठित कर दिया जाता था, वहां पे स्थापित कर दिया जाता था, और यही जो है इसका मुख्य हिस्सा होता था। तो इसमें एक और हम बात कर सकते हैं कि शिखर की। तो शिखर होता था इसमें, जैसे कि नीचे से मंदिर की चोटी जब बनाना शुरू करते थे तो उसमें वो पहले चौड़ाई में और फिर धीरे धीरे ऊपर जाते जाते वो लंबी होती जाती थी, पतली होती जाती थी, और तिरछी होने के साथ साथ में उसकी जो चौड़ाई है वो कम होते होते वो बहुत कम हो जाती थी और पतली हो जाती थी बिल्कुल किनारे पे जा करके। तो ये नागर शैली में बनाए गए मंदिरों के अद्भुत नमूने हैं, जिसमें जिनका मुख्य विशेषताएं हमने बात की है। दूसरा हम बात करते हैं इसमें कला में, भवन निर्माण कला के बाद हम बात करते हैं चित्रकला की। चित्रकला भी काफी अभूतपूर्व थी राजपूत काल की। उस समय में बहुत सारे ऐसे चित्र उकेरे गए जो उस समय की कला को एक उल्लेखनीय प्रगति का समय दर्शाने के लिए काफी है, क्योंकि इसमें हम बात कर सकते हैं विभिन्न चित्रकारों द्वारा बनाई गई चित्रकारी की। उनकी चित्रकारी की क्या विशेषताएं थी कि वो प्रकृति चित्र बनाते थे, वो मुख्यतः धार्मिक चित्र बनाते थे,
पशु पक्षियों के चित्र बनाते थे, राजाओं के सामंतों के चित्र उस समय में बने, आम जनजीवन से संबंधित चित्र बने, सैनिकों के जो है चित्र बनाए गए। तो उस समय में क्या विशेषता रही कि जब वो चित्र बनाते थे तो उसमें रेखाएं जो है नहीं होती थी, रेखाओं का अभाव पाया जाता था। आम जनजीवन के चित्र बनाए जाते थे, प्रकृति चित्र बनाए जाते थे, धार्मिक चित्र बनाए जाते थे। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस समय पे चित्रकला में अद्भुत प्रगति देखी जा सकती है। तो इसमें हम बात कर सकते हैं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध केंद्र मेवाड़ की, जयपुर की, जोधपुर की, जो चित्रकला के उत्कृष्ट केंद्र कहे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें मूर्ति कला की। तो मूर्ति कला की बात यदि हम करते हैं तो राजपूत काल में मूर्ति कला भी अपने चरमोत्कर्ष पे थी, क्योंकि उस समय पे धार्मिक मूर्तियों के साथ साथ राजाओं की, सामंतों की, विभिन्न पशु पक्षियों की, देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई और इसके साथ साथ आम जनजीवन से संबंधित मूर्तियां भी उकेरी गई, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि विभिन्न सैनिकों की मूर्तियां उकेरी गई, आम जनजीवन के विभिन्न भावों को दर्शाने के लिए मूर्तियां उकेरी गई। तो इसमें उस समय के प्रसिद्ध मूर्ति कला के नमूने मध्य प्रदेश के खजुराहो में हम जो मंदिर हैं वो हैं, उड़ीसा के पुरी में, भुवनेश्वर में। तो उस समय में जो वो मूर्ति कला के लिए उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हैं, जो वर्तमान में आज भी जो है हमें सजीव से ही लगते हैं कि जैसे इनको आज ही उकेरा गया हो। इसके बाद हम बात करते हैं राजपूत काल में साहित्य की, क्योंकि राजपूत काल में साहित्य का कितना विकास हुआ था, साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई थी, क्या उल्लेखनीय प्रगति देखी गई थी। तो राजपूत काल में साहित्य के क्षेत्र में भी काफी प्रगति देखी गई है, आंकी गई है, नोट की गई है। बहुत सारे महत्वपूर्ण नाटककार, साहित्यकार, बहुत सारे मुख्यतः वैज्ञानिक हुए हैं। ऐतिहासिक तौर पे हम देखें तो इतिहासकार हुए हैं, जो उस समय के इतिहास को जानने के लिए काफी महत्वपूर्ण स्रोत हमें उपलब्ध करा गए हैं। तो उन सब की हम इसके अंतर्गत बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें काव्य की। उस समय में लिखा गया काव्य काफी फेमस है, जिसमें बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव ने लिखा था गीत गोविंद। इसके अतिरिक्त हम बात कर सकते हैं भर्तृहरि की, उसने रावण वध लिखा। और इसके अतिरिक्त हम बात कर सकते हैं माघ की, माघ ने क्या लिखा, शिशुपाल वध लिखा। और भी अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण कवि हुए जिन्होंने अपने काव्य से उस समय अपनी भावनाओं को पेश किया। तो उसके बाद हम बात करें विज्ञान की। विज्ञान के क्षेत्र में भी अद्भुत तरक्की देखी जा सकती है राजपूत काल में। इसमें हम बात कर सकते हैं चिकित्सा पर लिखे गए बाणभट्ट के अष्टांग हृदय की, अष्टांग संग्रह की, अष्टांग संग्रह की, माधव के माधव निदान की, माधव निदान की, या फिर चक्रपाणि दत्त का चिकित्सा संग्रह। ये बाणभट्ट द्वारा लिखा गया अष्टांग संग्रह चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऐसे ही विज्ञान के क्षेत्र में माधव का माधव निदान, चक्रपाणि दत्त का चिकित्सा के क्षेत्र में लिखा गया चिकित्सा संग्रह काफी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साहित्य का स्रोत हमारे लिए साबित होता है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं दर्शन की। उस समय में दर्शन में भी अद्भुत प्रगति हुई थी, जिसमें हम बात कर सकते हैं महत्वपूर्ण दार्शनिकों की। इसमें हम बात कर सकते हैं हेमचंद्र की। हेमचंद्र एक जैन विद्वान थे और उन्होंने प्रमाण मीमांसा लिखी, प्रमाण मीमांसा लिखी। और धर्म कीर्ति एक महत्वपूर्ण विद्वान हुए
हैं धर्मकीर्ति। धर्मकीर्ति ने बौद्ध दर्शन पर न्याय बिंदु लिखा। श्रीधर हुए हैं एक महत्वपूर्ण विद्वान। श्रीधर ने वैशेषिक दर्शन लिखा। तो ये दर्शन के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति का समय था। हम कह सकते हैं इन दर्शन शास्त्रियों के द्वारा लिखे गए विभिन्न दर्शनों को देखकर। उसके बाद हम बात कर सकते हैं व्याकरण की। व्याकरण के क्षेत्र में भी अद्भुत प्रगति नोट की गई उस समय पे, जैसे कि हरदत्त की पद्मंजरी, ज्यादित्य की कशिका वृद्धि, ये उस समय के व्याकरण से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आके गए हैं। इसके अतिरिक्त हम बात कर सकते हैं विभिन्न नाटकों की। उस समय पे बहुत सारे नाटककार भी हुए हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नाटक विद्या का प्रचलन को आगे बढ़ाया। इसमें नाटककारों में हम बात कर सकते हैं भवभूति की। भवभूति ने 3 नाटक लिखे थे। भवभूति द्वारा लिखे गए पहले नाटक का नाम है महावीर चरित। महावीर चरित। दूसरे नाटक का नाम है उत्तर रामचरित। तीसरे नाटक का नाम है मालती माधव। ये एक हास्य और व्यंग्यात्मक नाटक है और ये रामायण से संबंधित नाटक लिखे गए हैं। और राजशेखर ने बाल रामायण, बाल भारती नाटकों के रूप में इनको उकेरा है। बिल्हण। इसके बाद हम बात कर सकते हैं जीवनियों की। जीवनियां भी उस समय पे लिखी गई थी, जैसे कि बिल्हण की विक्रमादेव चरित्र। विक्रमादित्य छठे के जीवन के बारे में लिखी गई उसकी जीवनी है। कथा साहित्य की बात करें तो उस समय पे सोमदेव का कथा सरित सागर कथा साहित्य को हमारे सामने प्रदर्शित करने का एक अद्भुत उदाहरण है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं लास्ट में ऐतिहासिक साहित्य की। ऐतिहासिक साहित्य की। ऐतिहासिक साहित्य में हम कल्हण द्वारा लिखी गई राजतिरंगिणी की चर्चा कर सकते हैं। कल्हण की राजतिरंगिणी कश्मीर के राजाओं का इतिहास बयान करती है। कल्हण की राजतिरंगिणी कश्मीर के इतिहास को जानने का सर्वोत्तम स्रोत है हमारे लिए। ऐतिहासिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है जिसमें हम क्रमवार कश्मीर के राजाओं के बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह से उस समय में साहित्य के क्षेत्र में भी काफी प्रगति का समय था, कला के क्षेत्र में भी काफी प्रगति का समय था। सामाजिक जीवन के बारे में हमने पढ़ा कि सामाजिक जीवन उनका कैसा था, और हमने पढ़ा उस समय के धर्म के बारे में कि धार्मिक जीवन हम उस समय पे कैसा था। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे उनके नागरिक जीवन के बारे में और उनके स्थानीय जीवन के बारे में। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना काफ़ी है। आप इसको पढ़ के देखेंगे, कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।